वाह, क्या आईपीओ है। हमारे साथ क्योंकि आईपीओ इस समय गुलजार है और अब बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो और मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जेम एरोमेटिक्स की मैनेजमेंट कुछ ही देर में मौजूद रहेगी। हमारे साथ श्री यश विपुल पारिक सर, जो ये कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं जेम एरोमेटिक्स के, वो मौजूद रहेंगे। और सूरज शाह सर, जो ये कंपनी के डिप्टी सीएफओ हैं जेम एरोमेटिक्स के, वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे कुछ ही देर में। उनसे बातचीत करने से पहले जरा कुछ बेसिक डिटेल इस कंपनी की आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेगी। जेम एरोमेटिक्स का आईपीओ भी आज से खुला है और ये 21 अगस्त तक आईपीओ खुला रहेगा। करीब करीब 309 रुपये से लेकर 325 रुपये इसका प्राइस बैंड है। रफली 451 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है और जिसमें से 175 करोड़ रुपए के आसपास का फ्रेश इशू है और रफली 276 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है। तो ये दो चीज़ें। इसके अलावा कंपनी ने जो एंकर बुक से कंपनी ने करीब करीब 135 करोड़ रुपए के आसपास रेज कर लिए हैं और अगर आईपीओ की अभी की परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डाला जाए तो करीब करीब आधा ये आईपीओ सब्सक्राइब भी हो चुका है, जिसमें एनआई का हिस्सा करीब 1/4% से ज़्यादा, रिटेल का हिस्सा ऑलमोस्ट पूरा सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रोकरेज हाउस की व्यूज़ में केनरा बैंक सिक्योरिटीज़ तरफ से यहाँ पर अप्लाई करके चलने की राय आपको दी जा रही है। तो मेजरली जो नंबर्स हैं उसके लिहाज से ये नंबर सो फार सेटिस्फैक्ट्री दिख रहे हैं। पहला आईपीओ है। इसका रकम का इस्तेमाल कंपनी डेट के रीपेमेंट के लिए करीब करीब 140 करोड़ रुपए के आसपास की डेट की रीपेमेंट है उसको रीपे करने के लिए, साथ साथ कंपनी की क्रिस्टल इंटीग्रेटेड इंग्रेडिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक आर्म है, उसके लिए भी कंपनी यहाँ पर इस रकम का इस्तेमाल करेगी। मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। यश विपुल पारिक सर, जो ये कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ सूरज शाह सर, जो ये कंपनी के डिप्टी सीएफओ हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। यश सर नमस्कार और सूरज सर आपको भी नमस्कार। स्वागत है आप दोनों का ही कार्यक्रम में। यश सर, ये एक बेसिक सवाल होगा, थोड़ा ऑड लगे माइट भी आपको, लेकिन ये जेम नाम क्यों रखा है आपने? जेम एरोमेटिक्स कहाँ से आया? सर ये सवाल आई थिंक बेस्ट इज आंसर्ड बाय माय पेरेंट्स हु वाज द चेयरमैन एंड सीएफओ 1997 में जी। किसी ने कहा आई थिंक उन्होंने सोचा जेम के बारे में और रख दिया। जेम एरोमेटिक्स वही से आया, पर उनका हमेशा विजन यही था कि जो कुछ भी काम करे वी शुड बी अ ट्रू जेम इन दैट द इंडस्ट्री शुड रिस्पेक्ट अस, एंड आई बिलीव टू अ लार्ज एक्सटेंट उन्होंने अपनी पूरी जीवन की मेहनत इसी काम में लगाई है। तो कहीं ना कहीं वो शब्द जो जेम था, जो उनका विजन था, वो यहाँ पे इन प्रैक्टिस आ चुका है। तो एक चीज़ बताओ यश सर, ये कोई कंपनी का जब मैं बिजनेस पढ़ रहा था तो आमतौर पे हमने प्योर अरोमा की कंपनियां लिस्टेड देखी हैं, जिसमें बहुत ऑलरेडी पीयर हैं आपके जो प्योर अरोमा में लिस्टेड है। लेकिन आप लोग क्योंकि ओरल केयर में भी हो, कॉस्मेटिक में भी हो, न्यूट्रास्यूटिकल में भी हो, फार्मास्यूटिकल में भी हो, वेलनेस में भी हो, पेन मैनेजमेंट में भी हो, फार्मा केयर में भी हो एंड अरोमा में भी हो, तो जरा आप ही समझाओ कि ये कारोबार कैसे काम करता है। श्योर, थैंक यू सो मच जी फॉर दैट क्वेश्चन। तो साहब, हम लोग जहाँ पे भी स्वाद है और जहाँ पे भी खुशबू है, वहाँ उनको जो तत्व चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो सब हम बनाते हैं। और जस्ट टू एक्सप्लेन द इंडस्ट्री, हम ये फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री बनाते हैं जो लेवल 1 पे हम कहते हैं। लेवल 2 पे आ गए साहब, जो आपके इफेक्टिवली फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो मान लीजिए किसी भी शहर में किसी को आज नया वॉशिंग पाउडर करना है, नया अगरबत्ती लॉन्च करनी है, नई कोई फूड आइटम करनी है, तो उसकी फ्लेवर और फ्रेग्रेंस के लिए जो कंपनियां जो जो स्पेसिफिकली वो कॉन्सेंट्रेट बनाती हैं, वो लेवल 2 की कंपनी है। और लेवल 3 पे साहब आ जाती है ब्रांड ओनर्स, जिनके पास खुद की फ्लेवर और फ्रेग्रेंस की कंपाउंडिंग की आइडियली फैसिलिटीज होती हैं। सम एग्जांपल्स इन दिस कैटेगरी वुड बी कोलगेट, डाबर, पतंजलि, इमामी, डोटेरा। तो ये एक ब्रांड ओनर्स है जो डायरेक्टली लेवल 1 से काम करती हैं। इंग्रेडिएंट्स उनके पास जाते हैं सीधे। 60% बिजनेस हमारा जो हमारे इंग्रेडिएंट्स का है, फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस का, डायरेक्टली जाता है लेवल 3 को, मतलब ब्रांड ओनर्स को। और 25% जो है हमारा जाता है लेवल 2 को, जो फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस मैन्युफैक्चरर्स है। और बाकी का 15% साहब जाता है ट्रेडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जो कहीं ना कहीं ये लेवल 2 और लेवल 3 को अपने अपने रिस्पेक्टिव देशों में, अपने अपने रिस्पेक्टिव एरिया में सर्व करते हैं। 50% साहब हमारा एक्सपोर्ट है, 50% हम डोमेस्टिक है। 85% ऑफ वी कैटर टू 85% ऑफ इंडियाज ओरल केयर मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड ओरल केयर मार्केट, एंड सब प्राइमरली एफएमसीजी को हम लोग इंग्रेडिएंट्स चाहते हैं। ये मेन कैटेगरी जहाँ पे हमारे इंग्रेडिएंट्स चाहते हैं। तो यस सर, जो मैं पढ़ रहा था
कि आप लोग, क्योंकि इतनी स्ट्रांग ब्रांड रिकॉल वैल्यू है जिसकी वजह से आप लोगों के ज़्यादातर कई सेगमेंट में आप लोग लीडरशिप पोजीशंस पे हो। अब वो प्रोडक्ट थोड़ा अलग है हमारी समझ से, जिसमें आप लोग लीडरशिप पे आते हो ऑरेंज ऑयल में, मिंट ऑयल में, क्लव ऑयल में। सो जरा ये समझाइए कि कैसे आप लीडरशिप पोजीशंस यहाँ पे डोमिनेट करते हो। सर, स्पेसिफिक B2B सेगमेंट में हम काम करते हैं, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में। और क्लियरली आज क्लोव का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है यूजनॉल, सो क्लोव लीफ ऑयल, यूजनॉल, स्पेसिफिक सब कैटेगरीज इन द मिंट वर्टिकल, इन सब में साहब हमारी मार्केट डोमिनेशन है। कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। एक है सिलवासा यूनिट नंबर 1 जो 97 में शुरू हुई, दूसरी है 2016 में जो शुरू हुई, वो है बदायूं उत्तर प्रदेश की, और तीसरी जो है दहेज गुजरात के अंदर साहब। तो लीडरशिप पोजीशन सर नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए, एक तो टोटल डाउनस्ट्रीम वर्टिकल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट चेन में हम जाते हैं, तो बेस क्रूड मटेरियल से लेके एंड तक सारे प्रोडक्ट हम बना के देते हैं साहब। और उससे काफ़ी कंट्रोल आता है हमारा थ्रू आउट द एंटायर वैल्यू चेन। एंड सब्सिक्वेंटली ये हर एक कैटेगरी में मिंट, क्लोव, यूकलिप्टस, इसमें बेस क्रूड को लेके हम पूरा का पूरा डाउनस्ट्रीम जाते हैं साहब। ओके सूरज सर, अब आते हैं जरा आईपीओ की डिटेल्स के ऊपर। आईपीओ में कुछ पैसा फ्रेश है, कुछ पैसा ओएफएस है। सो फ्रेश पैसा जो मैं पढ़ रहा था कि कुछ डेट रीपेमेंट के लिए, कुछ आपकी एक आर्म के लिए है, तो जरा वो सब्सिडरी समझाइए, और ये डेट रीपेमेंट के बाद क्या सिचुएशन बैठेगी नेट ऑफ। राइट, सो मार्च 31 2025 के हिसाब से हमारा डेट है 222 करोड़ रुपए। ठीक है। एंड इसमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों है। सो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर में से हम 140 करोड़ का डेट रीपे करेंगे और बाकी हम जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेंगे आउट ऑफ द 175 करोड़। और जो सब्सिडरी है इसके बारे में। सो हमारी सब्सिडरी है क्रिस्टल इंग्रेडिएंट्स, जो कि फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है, जिसके जिस एक्सपेंशन के लिए हमने ये आईपीओ किया है, तो हमने खर्चा कर दिया है, केपेक्स हैज बीन डन। अब ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर से हम डेट रीपे कर लेंगे, जो डेट हमने लिया था ये पूरा प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए। तो सूरज जी, जो कंपनी की 3 यूनिट है, जिसमें एक बदाऊं यूनिट है, सिलवासा यूनिट है और दहेज यूनिट है, इसमें से क्या दहेज यूनिट कंपनी की सबसे नई यूनिट है, क्योंकि उसका कैपिटलाइजेशन 3 साल में ही आया है। सो एक पार्ट, और सबसे पुरानी बदाऊं है, राइट? नहीं, सबसे पुरानी सिलवासा है। ओके, तो बदाऊं यूनिट जो है उसमें आप लोगों का सबसे बड़ा प्रोडक्शन आता है, तो क्या वो यूनिट बहुत बड़ी है कंपनी की? जी जी, तो दैट इज अराउंड टू थर्ड ऑफ आवर करंट कैपेसिटी। जो 5346 टन की जो कैपेसिटी है हमारी, सबसे बड़ी अराउंड 3800 इज बदायूं, 1500 इज सिलवासा एंड 46 इज दहेज, बी वेरी प्रिसाइज। ओके, और बट यूटिलाइजेशन वाइज दहेज की यूटिलाइजेशन ज्यादा बेटर है, तो क्या वहां पे प्लांट एंड मशीनरी ज्यादा मॉडर्न है? सर एक्चुअली देखो, हमने दहेज की यूनिट शुरू की 2024 में एंड यहाँ पे अभी केपेक्स अभी जस्ट खत्म हुआ है अगस्त के महीने में। धीरे धीरे लाइन बाय लाइन सब लाइव आ रहा है। सो ऑब्वियसली मॉडर्न फैसिलिटी है, सारे नई मशीनरी है, हमारे ग्रोथ प्लान्स अच्छे हैं एंड वी आर एट एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। सो दिस इज न्यू एज टेक्नोलॉजी, न्यू एज मशीनरी एंड न्यूअर केमिस्ट्रीज ऑफ प्रोडक्ट्स की सारी जानकारी हमारे आरएचपी में मौजूद है। ओके यश सर, 2-3 चीजें सर, क्योंकि इस सब्जेक्ट को ना थोड़ा कमजोर हूं मैं समझने में, और आप इसके मास्टर हो तो आप ही को समझाना पड़ेगा। जो मिंट और क्लोव है, इसके आपके रेवेन्यूज में कितना हिस्सा आता है? मैं कहीं पढ़ रहा था कि 90% हिस्सा यही 2 अकेले जनरेट करते हैं। सो इनका रेवेन्यू का हिस्सा कितना है और इनके रियलाइजेशन कैसे होते हैं? सर आपका बिल्कुल सही है। 85 to 90% एज अ कंबाइंड टोटल वेटेज करंट बिजनेस का, जो हमारा मार्च 2025 में जो क्लोजिंग थी, उसके 504 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था। उसमें से मोटा मोटा 80% इन 2 वर्टिकल का ही मेजर कंट्रीब्यूशन आता है, 80 से 90% के बीच में। ठीक है। और एज वी मूव फॉरवर्ड सर, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम लोग फुल सोल्यूशन बना के देते हैं, पूरी की पूरी वैल्यू एडेड चेन बना के देते हैं। नेचुरल आज मिंट का एक लार्ज पोर्शन नेचुरल्स का यूपी में उसका किसान उत्पादन करते हैं। हम उस चीज़ को खरीदते हैं बेसिक लेवल पे, और उसके अंदर जो तत्व है उस तेल के अंदर, वो सारे के सारे तत्व जो फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के इम्पोर्टेंट है, उसको हम इंडिविजुअली सेपरेट करते हैं, बाद में फाइनल कॉम्पोजिशन मिक्स बना के देते हैं और एक लार्ज स्केल कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बना के देते हैं। बिकॉज अगर हम आज कोई भी फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट पी लें,
तो कंपनी ए का टूथपेस्ट की फ्लेवर टोटली अलग होगी, बी की अलग होगी, सी की अलग होगी। तो उसको कस्टमाइज करके लार्ज स्केल पे बना के देना, यही हमारी मेजर मेजर फोकस रहता है सर। एक चीज़ तो और मिंट आप, जी सर। जो आप इसी से एडिशनल है वो, कि आपके क्योंकि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों में ही कारोबार जाता है, और जो मैं पढ़ रहा हूँ कि करीब 48% डोमेस्टिक है और 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट है। सो एक्सपोर्ट किन किन मार्केट्स में होता है और एक्सपोर्ट रियलाइजेशन कैसा होता है? श्योर। सो सर हमारी एक्सपोर्ट्स एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड होती है, यूएसए, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, ब्राज़ील, सब जगह पे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और मोटा मोटा कई सालों से ये 50 बॉल पार्क 50-50% रहा है, कुछ साल कम ज़्यादा हुआ, पर मोटा मोटा एक 50-50% डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का ही ये संतुलन बना के रखा है। और ये एक अच्छी रणनीति हमने हमारी कंपनी में अडॉप्ट की है। इट्स अ गुड हेज towards both, and as the market grows, as more and more जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां इंडिया के अंदर निवेश करती हैं, टेक्नोलॉजी आती है, ये सिचुएशन आगे चलते हुए शायद हो सके कि मे बी कि भाई ज़्यादा इंडिया फोकस हो जाए। पर हमारा एज अ कंपनी द मिशन इज़ वेरी क्लियर, वी सप्लाई ग्लोबल एमएनसी कंपनीज जिनकी दुनिया भर में प्लांट्स होते हैं, तो हमें जहाँ जहाँ उनके प्लांट्स हैं वहाँ पे सर्विस करनी। तो सर 31% या 30% आपका रेवेन्यू आता है यूएस से, ये जी टैरिफ का साहब। इम्पैक्ट आएगा क्या कुछ? सर टैरिफ का उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, और इसका मैं आपको थोड़ा डिटेल में आंसर दूंगा सर। नंबर वन, 25% ऑफ आवर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में कोई टैरिफ लाइन नहीं है, बिकॉज वो टैरिफ से एग्जेम्प्ट है अंडर एनेक्स 2। ये ओके। पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर टू, अमेरिका के अंदर एक ड्यूटी ड्रॉबैक मैकेनिज्म है। जो भी हम इंटरमीडिएट्स बनाते हैं वो हमारे कस्टमर्स यूएसए में उसे खरीदते हैं, अपने रिस्पेक्टिव फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और उसको अगर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ द यूएसए, तो अंडर ऑफिशियल ड्यूटी ड्रॉबैक मैकेनिज्म द प्रोडक्ट कैन बी द इंपोर्टेड रॉ मटेरियल ड्यूटी फ्री और टैरिफ फ्री आप इंपोर्ट कर सकते हो। हमारे दो सबसे बड़े कस्टमर्स जो अमेरिका में है, उनसे हमारी काफ़ी डिटेल में इस चीज़ पे बात हुई है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि ये चीज़ हमें उतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो ये हो गया कि जो मटेरियल 2A पॉइंट कह सकते हैं हम, कि जो अमेरिका के अंदर आएगा रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट अमेरिका के बाहर जाएगा। ओके। जो अमेरिका के अंदर कंज्यूम होने वाला है, उसके लिए ये ग्लोबल कंपनीज की मल्टीपल फैक्ट्रीज हैं वर्ल्ड वाइड। एक आयरलैंड में है हमारे कस्टमर की, दूसरी फैक्ट्री जो हमारे एक और कस्टमर की उसकी फैक्ट्री थाईलैंड में है, जिनके एज ऑफ टुडे टैरिफ टर्म्स विद यूएसए आर फार बेटर देन वेयर इंडिया स्टैंड्स। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो प्रोडक्ट हम फिनिश प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर कंज्यूम करने वाले हैं, हमारी सप्लाई चेन इतनी रोबस्ट है कि हम उसे हमारी दूसरी ग्लोबल फैक्ट्रीज में भी मंगवा के फिनिश प्रोडक्ट वहाँ पे बनवा के अमेरिका के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट साहब, ये पॉइंट हो गया 2B, और जो तीसरा पॉइंट है कि आज मिंट की अगर हम कैटेगरी देखें, जहाँ पे 70% ऑफ आवर एग्जिस्टिंग बिजनेस इज मिंट, तो साहब 70 में आज मेंथा आर्वेंसिस पकड़ लीजिए या मिंट के बाकी की चीज़ पकड़ लीजिए, इंडिया इज द मेजर प्रोड्यूसर। तो ज़्यादा ऑप्शन और चॉइस भी नहीं है कस्टमर के पास कि वो मिंट को बाईपास करके कहीं और से कहीं ले ले। ओके। तो ये 3 पॉइंट साहब आई थिंक आर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग दैट द टैरिफ इम्पैक्ट इज एट द वेरी मिनिमम। ओके सर, एक चीज़ और सूरज सर, जो मुझे समझनी थी कि R&D पे, क्योंकि आप लोगों का बहुत फोकस होगा, अब इस प्रोडक्ट में हो जिसमें आपको क्लाइंट भी बार बार अपना प्रोडक्ट चेंज करेगा, तो आपको भी R&D में चेंज करना पड़ेगा। सो R&D कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्या एक्सपेंसेस हैं, और इसको आप कैसे केटर करते हो गोइंग फॉरवर्ड? श्योर। सो सर हमारी 3 मोड है। सो वन इज R&D, वन इज फोकस ऑन टेक्नोलॉजी, वन इज कस्टमर स्टिकीनेस। बिकॉज हमारे धंधे में एज यश जी ने बोला कि जैसे जैसे स्वाद और खुशबू बहुत ही अहमियत रखता है किसी प्रोडक्ट में, हमारे कस्टमर्स के एंड प्रोडक्ट में, तो वो चेंज नहीं होता है। सो कस्टमर स्टिकीनेस काफी है। जब अभी R&D की बात आती है तो हमारे करंट टर्नओवर के 3.5% इज द R&D एक्सपेंडिचर। एंड यश जी, अगर आप थोड़ा बताना चाहें R&D हम कैसे आगे जाके सोच रहे हैं इसके बारे में। सर टोटल फोकस इज अपॉन ग्रोइंग द कैटलिस्ट फेज। R&D को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 सब्जेक्ट्स के अंदर। एक है कैटालिसिस, सेकंड इज इंजीनियरिंग, एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दैट वुड बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंप्रूवमेंट्स। तो कैटालिसिस में साहब अगर कोई भी प्रोडक्ट और साइंस के लिए, नई प्रोसेस के लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए, तो आवर फर्स्ट एंडेवर
यही होता है कि हम लोग किस तरह खुद का कैटलिस्ट बना ले उस प्रोसेस के लिए, या फिर बाजार से अगर कैटलिस्ट बेस कैटलिस्ट लेना है तो उसको कितना इन हाउस हम सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर सके, ताकि यील्ड पर्सपेक्टिव से आपका एक कंपेरेटिव एज राइट टू विन बन जाए मार्केट में। ये सब कैटालिस्ट का पॉइंट है। हमारे बोर्ड के अंदर डॉक्टर शुभांगी उम्बरकर जो एनसीएल की कैटालिसिस एक्सपर्ट है, खुद एक प्रोफेसर है जिन्होंने कैटालिसिस पे एक्सपर्ट किया है। उनकी मेंटरशिप और गाइडेंस हैज बीन इनक्रेडिबल इन ड्राइविंग अवर फोकस टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट। ओके। सेकेंड पॉइंट साहब, इंजीनियरिंग। जिस तरह फिनॉल से हम लोग एनीसॉल करके एक प्रोडक्ट है, शायद मेरे अनुमान से दुनिया की बहुत कम कंपनियां इस पर्टिकुलर प्रोसेस को मास्टर कर पाई हैं जो हम हमारी दहेज की यूनिट में शुरू कर रहे हैं, विच इज टू गो फ्रॉम फिनॉल टू एनीसॉल वाया वेपर फेस बेस्ड मेथड। और साहब ये पूरा का पूरा एक तरीके से एक वेरी यूनिक इंजीनियरिंग फीट है। आपको कैटालिस्ट को काफ़ी हद तक मॉडिफाई करना पड़ता है, बट लिटरली आपको लिक्विड रिएक्शन नहीं हो रही है, गैसेस की एक तरीके से रिएक्शन होकर फिनिश प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। तो ये साहब एक इंजीनियरिंग का एक मेजर चैलेंज है। आज हम एनीसॉल बाजार से खरीदते हैं हमारे डाउनस्ट्रीम के लिए, ये दहेज की फैक्ट्री में बनाने के बाद उसका एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन के माध्यम से एक टेक्नोलॉजिकली एज आ जाएगा। और एक और पॉइंट है, आज एनीसॉल साहब पुराने डीएमएस राउट के थ्रू काफ़ी कंपनियां पहले बनाती थी, जिसमें एफ्लुएंट का डिस्चार्ज भी बहुत हैवी था। हमने टोटली इस प्रोसेस के लिए एक नॉट ओनली टेक्नोलॉजिकली नया चीज़ अडॉप्ट की है वेपर फेस की, बट ऑल्सो जीरो एफ्लुएंट ही है। तो एनवायरमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा ही है। तो ये पॉइंट सर नंबर 2 हमारा इंजीनियरिंग का हो गया। और नंबर 3 साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर हम फोकस रखते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड लैटरल इंटीग्रेशन। चलिए, यस सर, प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया यश सर, पहले तो अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, डिटेल में पूरी चीज़ समझाने के लिए। और सूरज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप दोनों को शुभकामनाएं। आईपीओ के लिए नंबर्स भी अच्छे हैं, सो फार आधा से ज़्यादा भर चुके हैं। और बाकी आपसे कभी अलग से मुलाकात होगी चेयरमैन साहब से, कंपनी के जेम के नाम को लेकर समझने के लिए मैं उनसे ज़रूर समझूंगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंपनी की तमाम डिटेल्स पे हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। तो वाकया आईपीओ को ही समेटेंगे, लेकिन जाने से पहले जरा दोनों ही कंपनियों के या सब्सक्रिप्शन के नंबर्स या फिर जो ब्रोकरेज हाउस के व्यूज़ हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। मेजरली जेम एरोमेटिक्स को लेकर पहले पटेल में ब्रोकरेज हाउस के व्यूज़ आपके सामने, नॉट रेटेड एक्सिस का, चॉइस का अप्लाई, एसबीआई का न्यूट्रल। एंड लाइकवाइज आपके सामने जो जेम एरोमेटिक्स के भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे आंकड़े, वहाँ पर भी केनरा बैंक की तरफ से अप्लाई की रेटिंग है। पहला दिन है, अच्छे नंबर सो फार दोनों में ही देखने को मिल रहे हैं। वहाँ के आईपीओ को ही समेटते हैं। वाह क्या आईपीओ है।